जुड़े हुए हैं केपीएस केसरी पूर्व अध्यक्ष चैंबर ऑफ कॉमर्स, रामलाल खेतान पूर्व अध्यक्ष बिहार इंडस्ट्री ऑफ एसोसिएशन, डॉक्टर डीएन झा अर्थशास्त्री। स्वागत है आप तीनों मेहमानों का। मैं बारी बारी से सबसे पहले आप तीनों से रिएक्शन लूंगा 60 सेकंड में, पहले रिएक्शन, उसके बाद फिर आगे हम बारीकियों के बारे में समझेंगे। केसरी साहब, पूरे भाषण को आपने सुना, लास्ट में था कि मंजिल, जो शायराना अंदाज था कि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आपको लगता है इस बजट से मंजिल मिलने का मजा आएगा? देखिए, इस बजट में मुझे एक बड़ी अच्छी चीज नजर आई है कि उद्यमिता के ऊपर जोर दिया गया है, स्किल्स डेवलपमेंट के ऊपर जोर दिया गया है। तो मैं समझता हूं कि इसको अगर सही ढंग से आगे बढ़ाया जाए तो कुछ दिनों में मंजिल मिल जाएगी। रामलाल खेतान साहब, देखिए, महिला उद्यमियों पर विशेष ध्यान दिया गया है कि वो बढ़े, और जो सरकार ने वादे किए थे 20 लाख रोजगार के, उस पर ध्यान दिया गया है कि वो रोजगार मुहैया हो। लेकिन वो जो मुहैया कराया जा रहा है वो दीर्घकालीन हो, तभी उसका परिणाम है। शॉर्ट टर्म में अगर हम रोजगार देते हैं तो उसका बहुत फ्रूटफुल नतीजा नहीं आएगा। डॉक्टर डीएन झा साहब। हाँ, बजट में एक सही दिशा देने का प्रयास किया गया है। अगर सही जो प्रावधान किया गया है, मामूली वृद्धि जरूर है बजट में, 2,11,000 से 2,18,520 करोड़ का। तो जो विपरीत परिस्थितियां हैं, जो कोरोना के बाद जो बजट आया है या रेवेन्यू में जो डेफिसिट का अनुमान था, इस सब को देखते हुए ये एक हम कह सकते हैं कि संतुलित बजट होगा। ठीक है, मैं सबसे पहले कृषि क्षेत्र की बात करूंगा। कृषि क्षेत्र में चूंकि बिहार कृषि प्रधान राज्य ही है, 80% यहाँ की आबादी जो है कृषि क्षेत्र में लगी हुई है, 80% मैन पावर वर्कफोर्स है कृषि क्षेत्र में। और बीजेपी के जिस घोषणा पत्र का जिक्र आज के बजट में दिखा कि 20 लाख से ज्यादा रोजगार हम मुहैया करेंगे, उसमें अकेले 10 लाख रोजगार सृजित करने की बात कही गई थी कृषि क्षेत्र में। ये कैसे होगा डॉक्टर डीएन झा साहब? आपको इस बजट में कुछ उसकी रूपरेखा नजर आई? हाँ, कृषि क्षेत्र में अपार हम आज भी कह रहे हैं, जो मेरे और दो सहयोगी हैं उनसे हम अलग कह रहे हैं, कृषि क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं कि रोजगार का सृजन आज भी बढ़ाया जा सकता है। ये कैसे हो सकता है? जिसमें एक बजट में थोड़ा सा प्रयास किया गया है कि सिंचाई पर जोर दिया गया। हम एक छोटी सी बात आपको बताएं कि हमारे यहाँ आज भी टोटल लैंड इरिगेशन 50% से टोटल भी बहुत कम, 40-41% ही टोटल लैंड इरिगेटेड है। अगर जो प्रावधान रखा गया है सिंचाई में, मक्के में, मद में, अगर ये सही रूप से पालित हुआ और ये बिजली से सारे जो ग्राउंड वाटर निकालने के लिए जो डीजल इतनी महंगाई बढ़ गई है, अगर बिजली से जोर दिया गया, कुछ प्रयास करे, तो हम ये कह सकते हैं कि मेरा एक व्यक्तिगत रिसर्च भी इस काम में है कि 75% जो और इनपुट्स हैं, अगर हम सही माने में सारे ज़मीन जो असिंचित है, प्यासी है, उसको पानी की व्यवस्था कर दें, तो जो मेरा अनाज का उत्पादन है वो 75% बढ़ जाएगा एक इनपुट को सुधार कर देने से। और वो प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकती, वो सरकार ही कर सकती है। चूँकि छोटे छोटे लैंड होल्डिंग्स हैं, वो अपने पूरे सिंचाई की व्यवस्था नहीं कर सकती है। तो सरकार अगर सिंचाई की व्यवस्था कर दी, जो प्रावधान इसमें इस बजट में किया गया है, अगर सफलीभूत हुआ तो 75% हम आपको कह रहे हैं कि मेरा कई रिसर्च बहुत पहले पब्लिश हुआ है कि ये उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। और अनुमान लगा सकते हैं कि अगर 75% अनाज के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई तो कृषकों का इनकम बढ़ेगा, और जब इनकम बढ़ेगा तो औद्योगिक वस्तुओं में बनने वाले वस्तुओं का ही डिमांड बढ़ेगा। ठीक है, मैं इस पर बाकी से भी रिएक्शन लूं, लेकिन उसमें एक चीज और है। दलहन फसलों को एमएसपी पर हम खरीदने का प्रयास करेंगे, इसे कैसे देखते हैं आप? नहीं, देखिए, ये हम देखा, हमने बजट में एक लाइन था जरूर कि दलहन में भी एमएसपी लागू हम करने जा रहे हैं। लेकिन पहले तो हम ये कह रहे हैं कि जिस पे एमएसपी है वो तो लागू हो कर नहीं पा रही। जिस कारण में नहीं कह सकते क्यों नहीं हो पा रहा, वो किसी भी किसान का जो सर्वे है कि 10% से 5% ही लोगों का सही अर्थ में एमएसपी पर खरीद हो रही है।
और फिर दलहन में जो समस्याएं हैं, दलहन के कंटेक्स्ट में यहाँ जो मसूर का और मूंग का, यही दो मोस्टली उत्पादन है। चना थोड़े भाग में हमारे यहाँ उत्पादन होती है, अरहर की खेती जो तुर कहते हैं वो हो ही नहीं रहा। तो ये इसके एमएसपी को जब आप लागू करेंगे आगे से, तब देखा जाएगा उसका अगर रिजल्ट आएगा भी तो नेक्स्ट दूसरे 21, 22, 23 के बाद मतलब ये एक तरह से उसमें जिक्र भी किया गया कि हम प्रयास करेंगे, तो प्रयास पहले जो जिस पर एमएसपी निर्धारित है, जिस पर आप खरीद कर रहे हैं वो पहले पूरा हो जाए। लेकिन आपने एक अच्छी बात कही डीएन झा साहब, आपने कहा कि सिंचाई को लेकर जो सरकार की योजना है, जो जिक्र किया गया है 550 करोड़ रुपए हर खेत तक सिंचाई योजना में खर्च किए जाएंगे इस वित्तीय वर्ष में। अगर इस योजना पर गंभीरता से काम हो तो 75% उत्पादन बढ़ जाएगा। अगर सबको सुनाई पड़ती हो, आज हम जोर देके कह रहे हैं कि अगर सदी प्यासी जमीन को पानी मिल जाए तो 75% हम कह रहे हैं एकदम आंकड़ा के साथ। चलिए, ये बहुत बड़ी बात है। अगर सिंचाई योजना 90% भी सफल रही तो 75 नहीं 70% भी अगर बढ़ता है उत्पादन तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम समझते हैं किसानों की आमदनी फिर बढ़ेगी कैसे और इसमें रोजगार 10 लाख कैसे सृजित होंगे। रामलाल खेतान जी, एग्रो प्रोडक्ट्स को आप फसल के रूप में या फिर सब्जियों के रूप में खेत में उत्पादन तो कर लेते हैं, लेकिन फिर उसे बाजार तक पहुंचाने, बाजार में सही कीमत देने या फिर उसके बदले किसानों को सही दाम दिलवाने, ये जो चीजें हैं इसमें कहीं ना कहीं किसानों को नुकसान होता है। वो उत्पादन तो कर देते हैं किसानों, बिहार को तो कृषि कर्मण पुरस्कार भी मिला, लेकिन फिर भी किसानों की आमदनी उस लिहाज से नहीं बढ़ी है। देखिए, यहाँ जरूरत है उसके लिए बड़े बड़े शीत भंडार, वेयर हाउसेस बनाने की, जो उत्पादित माल हो उनको सुरक्षित रखा जा सके और जब उसका सही समय आए तब उसका उपयोग हो, जिससे वो बर्बादी नहीं हो और उसकी सही कीमत मिले। अगर ऐसा किया जाएगा तो इसमें काफ़ी बड़े क्षेत्र में, काफ़ी बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन हो सकता है। तो उसका जिक्र कहीं आपको बजट में नजर आ रहा है? ऐसा कुछ से एकदम एडवांस तो दिखाई नहीं पड़ रहा है केसरी साहब। तो फिर ये फिर किसानों की आमदनी बढ़ेगी कैसे? या फिर बिहार में कृषि क्षेत्र को अगर हम और मजबूत करना चाहते हैं तो सिर्फ उत्पादन बढ़ा देने भर से, सिंचाई कर देने भर से तो नहीं होगा, उस फसल को खेत से बाहर निकालकर बाजार तक पहुंचाना भी होगा। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इसमें अभी केवल कृषि उत्पाद ही से इसकी संबंध नहीं है। रोजगार पैदा केवल कृषि उत्पाद से नहीं होगा, रोजगार का सृजन होता है उसके सहायक जो एलाइड क्षेत्र हैं, जैसे मछली पालन की चर्चा की है और ये भी कहा गया कि हम एक्सपोर्ट करेंगे और उसके लिए बढ़ावा देने की भी बात की गई है। सभी जलाशय को आगे उसको इम्प्रूव करने की बात की गई है। तो मैं ये समझता हूँ जैसे मछली पालन हो या मुर्गी पालन हो या गौ संवर्धन की बात भी की गई है, वो है। तो इन सबों के ऊपर अगर जब काम होता है तब रोजगार का सृजन सही मायने में हो पाएगा। क्योंकि कृषि के क्षेत्र में दो, अभी मान लो कि आप एक फसल ले रहे हैं तो 2 फसल लेंगे, जहां 2 ले रहे हैं वो 3 ले लेंगे, लेकिन उसके बाद भी कितने रोजगार वहां पैदा होते हैं, उस रोजगार पैदा करने के लिए कृषि के एलाइड क्षेत्र में हमको जाना होगा और जिसकी कुछ चर्चा इस बजट में आई है। तो मैं समझता हूँ कि सोच एक थोड़ा बदलाव जरूर आया है कि उस लाइन को भी आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। तो अगर वो सही ढंग से आगे बढ़ा तो इसमें निश्चित रूप से कृषि में रोज़गार पैदा होंगे। कृषि के क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में रोज़गार पैदा होगा। केवल कृषि, अगर डायरेक्टली आप कृषि उत्पाद से उसको जोड़ते हैं तो केवल उत्पाद से नहीं जोड़ के उसको और एलाइड क्षेत्र से, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि जो जिन योजनाओं का जिक्र किया गया है ना कि उस पर सिर्फ फोकस हो, बल्कि बाकी जो आपने चेन की बात की है, रामलाल खेतान साहब ने कहा कि चेन, आप खेत से या फिर मछलियों का पालन अगर किसान करते हैं तो उन मछलियों को मार्केट में कैसे पहुंचाया जाए, फसलों को मार्केट में कैसे पहुंचाया जाए और उसके बदले कीमत कैसे मिले, एक चेन बनाना होगा और ये चेन बनाने पर भी सरकार को फोकस रखना होगा। मेरा सवाल जी एक ऐसा है कि आज के दिन जी मैं थोड़ा इसमें कुछ बतलाना चाह रहा हूँ। हाँ। आज के दिन केंद्र सरकार की तरफ से और राज्य सरकार दोनों की स्कीम्स बनी हुई हैं जिसमें कि सब्सिडी का भी जिक्र है, इंसेंटिव का भी जिक्र है। तो
तो ये सारे योजनाओं का सही अगर कार्यान्वयन हो जाए तो ये पहले से बना हुआ है। तो आज की सोच और ये पहले की स्कीम, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के स्कीम को एक साथ जोड़ा जाए। एक साथ जोड़ देने से, क्योंकि बिहार जैसे राज्य में हमारे पास जो इन्वेस्टेबल सरप्लस है, मार्जिन मनी जिसको हम कहते हैं व्यापार में लगाने के लिए, वो कम है। तो सरकार को जो केंद्र सरकार से पैसा आने की संभावना है और राज्य सरकार जो देने की बात कर रही है, दोनों को जोड़ दिया जाए, जिसको हम डॉवटेलिंग कहते हैं। अगर दोनों का डॉवटेलिंग प्रॉपर हो जाए तो इस राज्य में ये जितनी बातें हमारे अभी खेतान साहब ने कहा है, उसकी संभावना बहुत प्रबल हो जाती है और लोग करने भी लग जाएंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। आप इस रोड मैप से, इस बजट से आप उम्मीद करते हैं कृषि क्षेत्र में 10 लाख रोजगार का सृजन होगा? देखिए, कृषि से अगर हम कृषि उत्पाद ही को जोड़ते हैं तो नहीं, ओवरऑल मैं कह रहा हूं, लेकिन कृषि से अगर खिलाई क्षेत्र को भी जोड़ेंगे, मत्स्य पालन, जी, अगर उससे जोड़ेंगे तो संभावनाएं तो असीम हैं सर, असीम हैं। 10 लाख भी शायद क्रॉस कर जाएं, लेकिन उसके लिए जो रामलाल खेतान जी ने कहा है, उन सारी चीज़ों की व्यवस्था होनी चाहिए और व्यवस्था का सूत्रधार पहले से हुआ है। इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली अगर हो जाए, उसको डॉवटेलिंग अगर कर दें तो निश्चित रूप से होगा, ऐसा मैं मानता हूं। क्या पहले से प्रावधान है जो अब तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ और उसमें आप नयापन क्या आपने देखा है? देखिए, नहीं, इसमें बजट के हिसाब से मैं नयापन की बात नहीं, बजट के हिसाब से तो सोच की बात मैं कर रहा हूँ। पुराना स्कीम ऑलरेडी केंद्र सरकार की स्कीम है, जिसमें कि वेयर हाउस की भी स्कीम है, जिसमें कि कोल्ड स्टोरेज की भी स्कीम है, जिसमें कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट की भी स्कीम है, राज्य सरकार के भी एग्रीकल्चर के तरफ से स्कीम है और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के भी स्कीम है। सारे स्कीम को मैं ये कह रहा हूँ कि सारे स्कीम में थोड़ा बहुत कुछ न कुछ प्रावधान है इंसेंटिव देने का। उन सारे इंसेंटिव को अगर जोड़ दें, उसकी अपर लिमिट हम कर सकते हैं, भाई 50-60% से ज़्यादा हम इंसेंटिव नहीं देंगे, लेकिन अगर सारे इंसेंटिव को जोड़ दें तो बहुत सारे ऐसे किसान या ग्रामीण इलाके में रहने वाले लोग हैं जो इस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और इसकी संभावना है। मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं, मैं आपको कह सकता हूं कि इसकी पूरी संभावना है, लोग करना चाह रहे हैं, ठीक है, और इसकी जगह भी है, करने की संभावना भी है। तो पैसे की थोड़ी कमी आ जाती है, अगर इसको डॉवटेलिंग करें, सही ढंग से सारे को जोड़ के इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर करें, अगर वो इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर हो जाए, उसके लिए विल पावर अगर बन जाए तो आज भी हुई है बजट में, वो लागू तरीके से हो तो जरूर रोजगार का सृजन हो सकता है। लेकिन उद्योग जगत बिहार में, जो उद्योग जगत खासतौर पर एमएसएमई, बिहार में एमएसएमई की संभावनाएं हैं। रामलाल खेतान साहब, एमएसएमई के लिए कुछ आपको नजर आ रहा है? खासतौर पर स्किल डेवलपमेंट एक अलग विभाग का गठन होगा, इससे कितनी उम्मीदें और इससे कितना असर हो? देखिए, स्किल डेवलपमेंट से ट्रेनिंग दिया जा सकता है, तो उसको उद्योग में कैसे उसको स्थान मिलेगा? उद्योग के लिए कुछ अलग से ऐसा कुछ नहीं दिखा जिससे लगे कि हाँ, यहाँ पर उद्योग धंधे बड़ी मात्रा में स्थापित होंगे। छोटे उद्योग लगाने के तरफ मंशा दिखी है कि भाई महिलाएं उद्योग लगाएं, स्किल से लोग लगाएं, उनको 5 लाख 10 लाख रुपया दिया जाएगा। तो उस 5-10 लाख से कोई बड़े उद्योग और परमानेंट उद्योग नहीं लग सकते हैं। 5 लाख 10 से एक शॉर्ट टर्म उद्योग साल 6 महीने के हिसाब से वो लग सकता है, लेकिन जो राज्य में जो होनी चाहिए, जो लोगों को उम्मीद थी, वो ऐसा कुछ अभी तक बजट में साफ साफ नहीं दिखा है कि उद्योग यहाँ ज़्यादा संख्या में स्थापित हों। हम यहाँ पर कंज्यूमिंग स्टेट न रह करके हम यहाँ प्रोड्यूसर स्टेट बने, ऐसा कुछ हमको अभी तक इस बजट में कुछ ऐसा उद्योग जगत को निराशा। केसरी साहब, देखिए केसरी जी, देखिए, निराशा की बात नहीं कहेंगे। जैसा अभी रामलाल खेतान जी ने कहा कि पूरा डिटेल हम लोग देख ही नहीं पाए कि उद्योग की बजट क्या होगी। हम लोग जैसे संभावना रखे थे कि इस बार उद्योग विभाग के नाम पर 200 करोड़ रुपए खर्च होंगे, ये महिला उद्यमिता पर जोर देने की बात कही गई, इतना ही है सर। इसका मतलब कहने के उद्योग विभाग के लिए जो उम्मीदें थी, वो उम्मीदें इस बजट से पूरी होती नजर नहीं आ रही हैं। हम लौटेंगे, लेकिन फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। ये जरूर है कि इस बजट में ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए ज्यादा जोर दिया गया है, लेकिन उद्योग के लिए क्या है कुछ खास नजर नहीं आ रहा है। ज्यादा और बारीकी से इसे जानने पर आप समझेंगे कि इस बजट में घोषणाएं बहुत सारी की गई हैं,
कई सारी पुरानी घोषणाएं भी हैं जिससे नयापन देने की कोशिश की गई है, लेकिन जरूरी है कि इन घोषणाओं को जमीन पर सही तरीके से उतारा जाए। लौटते हैं बस थोड़ी देर में।